गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट साइट इन्वेस्टिगेशन। तो साइट इन्वेस्टिगेशन का आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है डायरेक्ट मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट आता है आपके पास ट्रेंचेस एंड पिट्स, ड्रिफ्ट एंड शाफ्ट्स, बोरिंग। बोरिंग में आएगा अगर बोरिंग, बाश बोरिंग, रोटरी ड्रिलिंग, प्रिकॉशंस ड्रिलिंग एंड कोर बोरिंग। लेट्स द स्टडी वन बाय वन। तो ये देखिए मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन में आपको दो डायग्राम्स दिख रही हैं, 1 और 2। जो फर्स्ट डायग्राम है ये है ट्रेंच की और सेकंड जो है पिट्स की। तो ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ट्रेंच है इसमें और कौन सा पिट्स है इसमें। तो ट्रेंच की डेफिनेशन क्या कहती है? ए लॉन्ग नैरो या डीप डिप्रेशन इन द ग्राउंड जनरली डीपर देन इट्स विड्थ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रेंच है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है, वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू इट्स विड्थ। और ये हमारे पास क्या है? पिट्स है। तो पिट क्या होता है? ए लार्ज होल इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास आता है जो फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड और ये क्या है? थर्ड। फर्स्ट डायग्राम को हम कहते हैं, ए पार्ट को हम कहते हैं हेलिकल अगर्स। और हेलिकल अगर्स का मेन काम क्या होता है? बोरिंग करना, साइल को एक्सप्लोरेशन करना। और सेकंड क्या आता है? पोस्ट हेलिकल अगर्स। इसका काम क्या होता है? साइल सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके ग्राउंड सरफेस के ऊपर ले आना। और थर्ड डायग्राम में दिखाया गया है कि फील्ड में इसके कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, अब आता है मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रेंच एंड पिट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंच और पिट्स का डिफरेंस क्या है। ट्रेंच एंड पिट्स आर एग्जीक्यूट एट द साइट टू इंस्पेक्ट द स्ट्राटा। ट्रेंच और जो पिट्स जो होते हैं, इनके साइट पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि हम साइल स्ट्राटा को इजीली क्या कर सके, उसकी इंस्पेक्शन कर सके विदाउट इट्स touching या without any disturbance of the sample. The size of the pit should be sufficient to provide necessary working space. IS 4453 in 1967 recommend a clear working space of 1.2 into 1.2 meter at the bottom of the pit. तो जो उसका साइज़ होता है पिट का, साइज़ मतलब जहाँ पे इंजीनियर क्या करता है, जाके सॉइल की इंस्पेक्शन करता है। जो सफिशेंट वर्किंग स्पेस प्रोवाइड की जाती है पिट्स की या ट्रेंच की, वो होगी 1.2 इंटू 1.2 मीटर। मतलब कि लेंथ एंड इट्स विड्थ कितनी होगी? 1.2 इंटू 1.2 एट इट्स बॉटम। ट्रेंच एंड पिट्स आर नॉर्मली प्रेफर्ड इन केस डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। जो ट्रेंच जहाँ जो पिट्स होंगे वो नॉर्मली वहाँ पे प्रेफर्ड किए जाते हैं जहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन जो डेप्थ है एक्सप्लोरेशन करने की, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट, और शैलो पिट्स, जो हमारे शैलो पिट्स आते हैं, उसकी जो डेप्थ रहती है वो रहती है हमारी 3 मीटर तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रिफ्ट एंड शॉफ्ट्स। ड्रिफ्ट्स आर हॉरिजॉन्टल टनल्स मेड इन द hillside to determine the nature and structure of the geological formation. ड्रिफ्ट क्या करते हैं हम? ड्रिफ्ट मतलब मान लो कि अगर कोई बड़ा सा पहाड़ है आपके पास आ रहा है और आपने वहाँ पे उसके बीच में से कोई टनल निकालना है, तो आपको उस पहाड़ में से साइल सैंपल लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ड्रिफ्ट की कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कि वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाते हैं उस रॉक के अंदर, जिससे हमें क्या पता लग जाता है कि जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है उस रॉक की। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ द रॉक, जो फिजिकल फॉर्मेशन है रॉक्स की एक पर्टिकुलर एरिया की, वो हमें पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ द ड्रिफ्ट से। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स IS 4453 1980 recommends that drift should have a minimum clear dimension 1.5 मीटर width and 2 मीटर height in hard rock। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 4453 जो पब्लिश होता है 1980 में, उसने रेकमेंड्स किया है कि जो आपका ड्रिफ्ट बनेगा, जो ड्रिफ्ट बनेगा, उस ड्रिफ्ट की जो मिनिमम कम से कम जो उसकी क्लियर डायमेंशन होनी चाहिए
उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए और जिसकी हाइट है वो 2 मीटर होनी चाहिए। किसमें? हार्ड रॉक में। इनकेस इन सॉफ्ट रॉक, अगर सॉफ्ट रॉक की बात की जाए, एन आर्च रूफ इज मोर एडवांटेज देन ए फ्लैट रूफ। कह रहा है कि अगर आपकी कोई सॉफ्ट रॉक है, कोई सॉफ्ट रॉक है, तो वहाँ पे आपने आर्च शेप का रूफ प्रोवाइड करना है और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एज ए फ्लैट रूफ, अगर हम कंपेयर करें उसका फ्लैट रूफ के साथ। नेक्स्ट आता है शाफ्ट। शाफ्ट आर लार्ज साइज वर्टिकल होल्स मेड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। शाफ्ट में क्या होता है कि बड़े साइज़ के वर्टिकल होल्स बनाए जाते हैं जिससे हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर रॉक की पर्टिकुलर पॉइंट पे। दीज में बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन सेक्शन। जो आपके शाफ्ट्स होंगे वो आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी हो सकते हैं, यहाँ वो आपके सर्कुलर सेक्शन में भी हो सकते हैं। द मिनिमम विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शाफ्ट इज़ 2.4 मीटर। जो कम से कम विड्थ है आपके रेक्टेंगुलर शाफ्ट की वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर होनी चाहिए। एंड सर्कुलर शाफ्ट मिनिमम डाया 2.4 मीटर। अगर सर्कुलर शाफ्ट है तो उसका मिनिमम डाया होना चाहिए आपके पास 2.4 मीटर। शाफ्ट आर आल्सो यूज्ड टू एक्सटेंड द एक्सप्लोरेशन बिलो द रिवर बेड। अगर आपने रिवर बेड के बिलो मतलब रिवर बेड के नीचे भी, अगर आप उसके डेप्थ के नीचे भी अगर आपने एक्सप्लोरेशन करनी है तो वहाँ भी आप विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट की हेल्प से कर सकते हैं। इन अदर हैंड्स, दूसरे बोर्ड हम ये कह सकते हैं, बोर होल्स आर मीट फॉर एक्सप्लोरिंग द सोइल वेयर सिग्निफिकेंट डेप्थ इज मोर देन 6। हम दूसरे बोर्ड में ये कह सकते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था बोर होल्स के बारे में, अगर आप बोर होल्स जो एक्सप्लोर करते हैं, अगर डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन 6 मीटर से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हम बोर होल का कंसेप्ट ले सकते हैं। बट इन केस अगर लेस डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन लेस देन 6 मीटर होगी तो वहाँ पे आप ड्रिफ्ट या शाफ्ट ट्रेंच या पिट्स वाला मेथड भी ले सकते हो। इन दिस मेथड जितने हमने पढ़ा, ट्रेंच पढ़ा, पिट्स पढ़ा, ड्रिफ्ट पढ़ा, शाफ्ट पढ़ा, जहाँ बोर होल पढ़ा, इन सब मेथड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और लेबॉर्ट्री में लेके इस पे टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोरिंग मेथड्स। तो बोरिंग मेथड सबसे पहले हमारे पास आता है अगर बोरिंग। अगर बोरिंग प्रेफर्ड फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 12 मीटर। अगर हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन 12 मीटर है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर बोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि ये ग्रेटर देन किससे हो गया? 6 मीटर से, मतलब कि बोर होल से ये ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर बोरिंग इज़ नॉट यूज्ड when there are large cobbles, boulders or other obstructions are encountered। जो अगर बोरिंग है उसका इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाएगा जहाँ पे बड़े बड़े कंकर हैं, पत्थर हैं, जहाँ कोई नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई रॉक्स वाटर टेबल लाई करता है अंडरग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन वाश बोरिंग। इन वाश बोरिंग होल इज एडवांस्ड बाय चॉपिंग बिट एंड वाटर जेटिंग। इसमें क्या किया जाता है आपके पास, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक हॉलो ड्रिल रॉड जो होती है वो इंसर्ट की जाती है सॉइल के अंदर और चीजल शेप्ड चॉपिंग बिट उसके लोअर एंड पे प्रोवाइड कर दी जाती है। वाटर पंप डाउन एट द हॉलो ड्रिल। जैसे मैंने बोला कि जो हॉलो ड्रिल हो वो ड्रिल क्या होगी, बीच में से खाली होगी और नीचे इसकी चॉपिंग बिट लगी होगी। तो जो रॉड आपकी बीच में से खाली होगी उसमें क्या करना है आपने, द वाटर इज पंप डाउन। तो वाटर आपने उस हॉलो रोड से पंप करना है नीचे की ओर। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाश, इस प्रोसेस को हम वाश पाइप भी कहते हैं। जब वाटर इमर्ज करेगा नीचे की ओर, जब हॉलो रोड में से पानी नीचे की ओर इमर्ज करेगा तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग जेट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द चॉपिंग बिट। जो हमारा चॉपिंग बिट लगी होगी वहाँ पे नीचे तो उसको छोटी छोटी ओपनिंग होगी और हॉलो रोड से जब पानी नीचे आएगा तो वो क्या आएगा, चॉपिंग बिट में के स्मॉल नोजल से जब पानी बाहर आएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो रेजिड्यूल वेस्ट निकलेगा सॉइल का उसको पंप आउट करेगा बाहर की तरफ, मतलब वो अबव द ग्राउंड सरफेस उसको लेके आ जाएगा। वाश बोरिंग इज़ नॉट प्रेफर्ड इन हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल में या फिर रॉक में या फिर सॉइल कंटेनिंग बोल्डर वहाँ पे वाश बोरिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रोटरी ड्रिलिंग मेक यूज़ ऑफ कटिंग बिट बाय रोटेशन। तो ये भी सेम मेथड होता है वाश बोरिंग की तरह ही, बस इसमें क्या होता है, रोटिंग, इसमें रोटेशन होती है। इसमें क्या होता है, रोटेशन मेथड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है रोटरी ड्रिलिंग इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर सॉइल कंटेनिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ ग्रेवल
as they start rotating along with bit. Method of exploration next आता है in percussion method a heavy chisel is alternately lift and drop in a vertical hole. percussion method में क्या किया जाता है कि हैवी चीजल प्रोवाइड की जाती है जिसको हम अल्टरनेटली लिफ्ट और ड्रॉप करेंगे किसी भी हार्ड रॉक के ऊपर। इससे क्या होगा, द मटेरियल गेट पुलवराइज्ड, जो हमारे पास नीचे हार्ड रॉक होगी जिस पे हम चीज़ल ड्रॉप या लिफ्ट करेंगे, उससे क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, पुलवराइज्ड। पुलवराइज्ड का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो होगा, वो जो हार्ड रॉक होगी वो क्या कर जाएगी, एक फाइन पार्टिकल्स में टूट जाएगी, एक फाइन पार्टिकल में टूट जाएगी। प्रिकॉशन ड्रिलिंग इज प्रेफर्ड वेयर सॉइल कंसिस्ट ऑफ रॉक और बोल्डर्स। जो प्रिकॉशन ड्रिलिंग वहाँ पे प्रेफर की जाती है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में रॉक्स या बोल्डर्स पाए जाते हैं। प्रिकॉशन ड्रिलिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ट्यूबवेल की कंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रिकॉशन ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोर ड्रिलिंग इज प्रेफर्ड टू कोलेक्ट द कोर बाय रोटेटिंग द हॉलो ड्रिलिंग रोड। अगर हमने हार्ड रॉक में से उसका कोर को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे कोर ड्रिलिंग का मेथड अप्लाई किया जाता है। द कोर ड्रिलिंग में बी डन यूजिंग ए डायमंड स्टब्ड बिट। तो कोर ड्रिलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जो उसकी बिट लगानी पड़ती है वो डायमंड स्टब्ड बिट होनी चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट आता है सैम्पलर्स, कि सैम्पलर क्या होता है। सैम्पलर डिज़ाइन फीचर्स क्या हैं सैम्पलर के। देखो जो सैम्पलर यहाँ पे दिया है, इस सैम्पलर का मेरा मोटिव क्या है कि इफेक्ट सैम्पल डिस्टर्बेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो सैम्पल हमने एक्सट्रैक्ट करना है बिलो द ग्राउंड सरफेस, उस पर इस सैम्पलर का डिस्टर्ब करने में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें हमें उसके फार्मूले दिए हुए। जी आप देखिए जहाँ पे जो ट्यूब्स दी हुई उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग ट्यूब, और जहाँ पे ऊपर जो आउटर डायमीटर डिनोट किया है डी के साथ, इंटरनल डायमीटर डिनोट किया है डी के साथ, और ये जो डी है, डी होता है इनर डायमीटर ऑफ कटिंग एज, और जो डी एस इज इक्वल टू डी लिखा है तो इसका मतलब होता है आउटर डायमीटर ऑफ द कटिंग एज। अगर हम बात करें यहाँ पे इनसाइड क्लियरेंस की, मतलब इस एरिया की इनसाइड क्लियरेंस की बात करें यहाँ पे, तो इसको डिनोट करते हैं सी आई के साथ, तो फार्मूला रहता है डी एस माइनस डी ई अपॉन डी ई। इससे क्या होता है, इनसाइड फ्रिक्शन कंट्रोल की जाती है। अगर हम बात करें आउटसाइड क्लियरेंस की तो उसको हम डिनोट करते हैं सी नोट के साथ, तो फार्मूला रहता है इसका डी डब्ल्यू माइनस डी टी अपॉन डी टी। तो मतलब क्या होता है इसकी आउटसाइड फ्रिक्शन जो होगी, जो आउटसाइड फ्रिक्शन उसको कंट्रोल करने में ये काम करता है। अब आता है एरिया रेशियो, तो एरिया रेशियो निकल जाती है हमारे पास डी डब्ल्यू का स्केयर माइनस डी ई का स्केयर अपॉन डी ई का स्केयर। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। थैंक यू क्लास, थैंक you for watching this video. We will discuss next topic in next video. Please stay with me. Thank you.